बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 वी हैव डिस्कस्ड फंक्शनिंग ऑफ किडनी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आपने ये देखा कि इस चैप्टर का जैसे कि नाम था होमियोस्टेसिस, इसमें हम बार बार जो है वो 3 प्रोसेसेस पे ही जो है वो बात कर रहे हैं। एक था हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा थर्मो रेगुलेशन और तीसरा हमारे पास एक्सक्रीशन। तो जो पिछला हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने देखा किडनी फंक्शनिंग को। तो किडनी फंक्शनिंग जो है वो एक्चुअली एक्सक्रीशन है। तो किडनी की असल में फंक्शनिंग क्या है? एक्सक्रीशन। तो उसमें हमने ये देखा कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी रोल अपना प्ले करता है। याद रखना, फंक्शनिंग ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी रोल या फिर स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये तीनों एक ही टॉपिक हैं। जबकि आज जो है हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज के लेक्चर को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये चूँकि एक टॉपिक है छोटा सा, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे फ्यू मिनट्स में। उसके बाद हम जो है वो अपना सेकंड टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। जी, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, इसको भी हम फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। हमारे की पॉइंट्स बनेंगे आज के लेक्चर के। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी ऑस्मो रेगुलेशन को, कि what is osmoregulation, then we will discuss dilute, urine formation और एंड पे हम डिस्कस करेंगे concentrated urine formation। सो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है, इसको समझने से पहले हमें ऑस्मो रेगुलेशन का पता होना चाहिए। तो अगेन डिस्कस करते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन को। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? जी बेटा, रिमाइंड करें ज़रा, रिवाइज करें अपने माइंड में कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन को हमने चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट पेज पे ही, होमियोस्टेसिस के बाद हमने सेकंड डेफिनेशन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की डिस्कस की थी। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? हमने बोला था ऑस्मो रेगुलेशन जो है इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ, वी कैन से इट इज़ मेंटेनेंस of salts and water in body fluids। जी, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। यानी कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन और वाटर की जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड्स में ख़ास तौर पर हमने डिस्कस किया अभी तक ब्लड को। तो 2 तरह के बॉडी फ्लूइड्स आपने डिस्कस किए, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन किडनीज जो हैं परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो ऑस्मो रेगुलेशन को कैरी आउट करते हैं। जी, इसको समझने के लिए हमें अगेन किडनी फंक्शनिंग की तरफ आना पड़ेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में किडनी फंक्शनिंग को डिस्कस किया है, उसको हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस हवाले से, ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। किडनी जो है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा कि किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, हमने उनको नेफ्रॉन का नाम दिया। नेफ्रॉन जो हैं वो इस कदर कह लें कि एक्टिव हैं कि वो 99% तक जो है रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमेना परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार जो यूरिन प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल फिल्ट्रेट के तौर पर जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जाता है, उस नेफ्रॉन के अंदर जो मटेरियल है उसको दोबारा से फिर ब्लड के अंदर लाया जा सकता है। तो किडनी जो है वो अपने नेफ्रॉन फंक्शनिंग की वजह से ही ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है परफॉर्म करने के कैपेबल होता है। ये किस तरह से होता है, इसको हम इन डिटेल अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि डाइल्यूट यूरिन जो है इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है।
इसको समझने के लिए हमें अगेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास नेफ्रॉन, तो किस जगह पे कौन सा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। ये मैंने अगेन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, और आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज भी करते जाया करें कि इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, यू शेप्ड स्ट्रक्चर को, और उसके बाद हम फर्दर इस ट्यूबुलर पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जी, हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन या किडनी फंक्शनिंग के फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि आर्ट्रियोल जो है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये डिवाइड होके इस तरह से कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क बना देते हैं, और इस कैपिलरीज़ के नेटवर्क को हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जी, तो ये है हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपने अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो था जस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम सेकंड अपने स्टेप की तरफ आते हैं, जिसको हमने नाम दिया है जी डायल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। किडनी अपना ऑस्मोरेगुलेटरी रोल जो है, किडनी अपना ऑस्मोरेगुलेटरी रोल जो है उसको इस तरह से परफॉर्म करता है कि जब वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी कि वाटर अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो तो किडनीज़ जो हैं ये डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, जैसा कि इन समर होता है, तो फिर जो है वो किडनीज़ कंसनट्रेटेड यूरिन स्क्रीट करते हैं, किडनीज़ कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म करते हैं। अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि डायल्यूट यूरिन जो है कब इसकी प्रोडक्शन होती है और किस तरह से, और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो किस हद तक परफॉर्म किए जाते हैं। जी, वन बाय वन हम देखते हैं। जी, डायल्यूट यूरिन जो है इसमें बेटा फर्स्टली तो ये होता है इन एक्सेसिव वाटर, यानी कि जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर हो तब डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो प्रोसेसेस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें इस तरह से ये अवामिल जो हैं वो सामने आते हैं। फर्स्टली हमें पता है कि किडनी फंक्शनिंग में या यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप जो है उसको हमने नाम दिया था प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जब डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो इनमें डिफरेंस आता जाएगा, प्रोसेसेस में होगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन भी यहाँ पे होगी, इसमें भी, दोनों में प्रेशर फिल्ट्रेशन डायल्यूट यूरिन प्रोडक्शन के वक्त भी होगी और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन के वक्त भी होगी। इसी तरह से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों में, इसी तरह से ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है वो भी दोनों में ही परफॉर्म की जाएंगे। लेकिन कह लें कि थोड़ा सा चेंज के साथ मैकेनिज्म चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डायल्यूट यूरिन प्रोडक्शन क्या होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है, मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, मैं इसको इस तरह से नाम दे सकता हूं, मोर एब्जॉर्प्शन। बात ज़रा ध्यान से समझनी, मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो ज़्यादा किया जाएगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन ज़्यादा की जाएगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा की जाएगी। आप ऐसा कह लें कि इस दौरान मैक्सिमम जो है वो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे जो मटेरियल आएगा हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, फिल्ट्रेट का। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पे लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसको ज़रा समझना है आपने। मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन मतलब मोर एब्जॉर्ब हो गया,
एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर ज़्यादा होगी, किसकी? फिल्ट्रेट की। फिल्ट्रेट ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं मोर फिल्ट्रेट प्रोडक्शन। उसके बाद है लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि यहाँ से फिल्ट्रेट जो है ट्यूबुलर पार्ट से फिल्ट्रेट जो है कैपिलरीज़ के अंदर कम वापस जाएगा। यहाँ पे कैपिलरीज़ का नेटवर्क है, मैं इसको इशारतन यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये लेट्स से ये कैपिलरीज़ हैं, ये कैपिलरीज़ हैं। तो फिल्ट्रेट जो है जो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, उसकी नेचर जो है वो कम हो जाएगी, कह लें उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नतीजतन क्या होगा, जब प्रेशर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तो इसके नतीजे में मैक्सिमम वाटर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से जो यूरिन प्रोड्यूस होगा इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में, इस सूरत में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली वो डाइल्यूट यूरिन होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन हो, लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो, तो यूरिन डाइल्यूट होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज कंसनट्रेटेड यूरिन। जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, उसके साथ हम इनको कंपेयर करेंगे उसके बाद। जी, नंबर 3 पे हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन। ड्यूरिंग कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन या ड्यूरिंग कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, ये किस सिचुएशन में होगा? इन शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि वाटर शॉर्टेज के वक्त जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाएगा, जब बॉडी में वाटर जो है वो कम होगा उस वक्त। तो इसमें क्या होगा, टोटली उसके ऑपोजिट। इसमें हमने कहा था डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन में हमने कहा था मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसमें हम बोलेंगे लेस प्रेशर फिल्ट्रेशन। लेस प्रेशर फिल्ट्रेशन यानी कि लेस एब्जॉर्प्शन। उसके बाद डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन में हमने बोला था सेकंड स्टेप ये है लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें भी क्या होगा, इसका टोटली ऑपोजिट, मोर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मोर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जी, अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। हमने कहा दो स्टेप्स हैं हमारे पास, मोर प्रेशर फिल्ट्रेशन, लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन डाइल्यूट। इसी तरह से दो ही स्टेप्स हैं हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में, लेस प्रेशर फिल्ट्रेशन, मोर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इस बात को हम ज़रा डिटेल से समझते हैं। अब ये देखें, जब फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा, फिल्ट्रेट अगर ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा फिल्ट्रेट का, तो डेफिनेटली अगर फिल्ट्रेट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये बगैर डिस्टर्ब हुए इस तरह से मूव करता जाएगा और इसको पोर कर दिया जाएगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, और ये यूरिन है। तो यहाँ पे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा जब ये दो प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे इस तरह से कि प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है उसको ज़्यादा किया जाएगा और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ना होने के बराबर होगी। इस दौरान जो यूरिन बनेगा उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन, और इसमें सॉल्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जो ओवरऑल वाटर सिचुएशन होती है, वाटर बैलेंस जो होता है, ओवरऑल जो बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डाइल्यूट यूरिन के केस में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है और बैलेंस हो जाता है। मैं आपको एक बात इस तरह से समझाता हूँ, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन कब प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेसिव वाटर के सिचुएशन में। जब वाटर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन में मैक्सिमम वाटर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो जो पीक पे था वाटर एक्सेस जो थी वो मिनिमाइज़ हो जाएगी और बैलेंस पे आ जाएगी। इसी तरह से जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है तो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है इसमें सॉल्ट्स को ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट यूरिन, और वाटर जो है उसको मैक्सिमम जो है बचाया जाता है इन आवर बॉडी, जिसके नतीजे में क्या होता है कि
ओवरऑल जो बॉडी वॉल्यूम है, ओवरऑल जो फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है और इसको बैलेंस किया जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा तो वाटर कम हो जाएगा बॉडी में और बैलेंस में आ जाएगा, जबकि वाटर कम हो तो उसको कैसे बैलेंस में लाया जाएगा, फिर सॉल्ट्स को ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाएगा, सॉल्ट्स को ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाएगा और वाटर को कम, इस तरह से। तो एक प्रोसेस जो है डायल्यूट यूरिन के नतीजे में जो है वो वाटर जो है उसको मिनिमाइज करके बैलेंस पे लाया जा रहा है, जबकि दूसरे प्रोसेस जो है, दूसरा जो हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन है, इसमें वाटर जो है उसकी एक्सक्रीशन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है और इसको लेवल पे लाया जाता है। तो इस तरह से दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है ऑफ किडनी उसको पॉसिबल बनाते हैं। तो किडनी जो है वो डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके इन एक्सेसिव वाटर कंडीशन और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके इन शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये था हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आपने देखा अगर हमें फंक्शनिंग ऑफ किडनी और उससे भी पहले अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नहीं याद तो फिर फंक्शनिंग ऑफ किडनी नहीं याद हो सकता। अगर हमें फंक्शनिंग ऑफ किडनी नहीं याद तो फिर हम ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है इसको समझ नहीं सकते। लिहाजा हमें इन सारे टॉपिक्स को याद रखना, किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन को हमने पढ़ना है तो पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो हमें जो है वो इजीली उसके फंक्शन की भी समझ आ जाएगी। इसलिए ये सारे टॉपिक जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से ऑनवर्ड ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें और फिर फंक्शनिंग और देन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इसको आप याद करेंगे। आज के लेक्चर का दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है किडनी डिसऑर्डर्स। आज के लेक्चर का एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। आप ये कह सकते हैं आज के लेक्चर का लेक्चर जो है 12 जो है इसका हमने अभी तक ए पार्ट डिस्कस किया है। तो इसका बी पार्ट जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इसका बी पार्ट है हमारे पास किडनी डिसऑर्डर्स जी बेटा। तो लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है हमारे आज के लेक्चर नंबर 12 का ए पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ किडनी डिसऑर्डर्स। वो टॉपिक चूँकि ए पार्ट जो था वो टॉपिक हमारा तकरीबन कोई 15-20 मिनट का टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस किया। तो सेकंड टॉपिक जो है हमारा आज के लेक्चर का वो है किडनी डिसऑर्डर्स। तो किडनी डिसऑर्डर्स आप अगर जहन नशीन फरमाएँ तो हमने चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 में हमने पहले लंग्स के हवाले से पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको कम्प्लीटली पढ़ा, फिर हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े, लंग डिसऑर्डर्स हमने पढ़े। और उसी तरह से ये भी ऐसे ही है कि हमने पहले यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। यूरिनरी सिस्टम में ख़ास तौर पर हमने किडनी फंक्शनिंग, किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग हमने डिस्कस किया। अब हम उसके बाद किडनी डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में एक तरतीब के साथ पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने उसकी फंक्शनिंग पढ़ी और उसके बाद हमने जो है उसके डिसऑर्डर्स पढ़े। तो उसी तरह से इसमें हमारे पास यूरिनरी सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर्स की बात हो रही, ख़ास तौर पर किडनी डिसऑर्डर्स की बात हो रही। किडनी डिसऑर्डर्स जो हैं इनकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, किडनी डिसऑर्डर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। हम यहाँ पे चंद एक किडनी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। किडनी डिसऑर्डर्स में मेनली 2 तरह के डिसऑर्डर्स शामिल हैं। किडनी डिसऑर्डर्स में मेनली 2 तरह के डिसऑर्डर्स शामिल हैं। पहले नंबर पे हम किडनी डिसऑर्डर्स किन को बोल रहे हैं, डेफिनेटली किडनी जो है उसकी अगर फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, इस वजह से हम जो है वो प्रॉपर जो है किडनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, परफॉर्म नहीं हो रही, तो हम बोलते हैं किडनी जो है ये किडनी डिसऑर्डर है, किडनी डिजीज़ या किडनी डिसऑर्डर्स है। तो किडनी डिसऑर्डर्स जो है उनको ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, 2 बड़ी कैटेगरीज में। नंबर 1 पे यही हमारे की पॉइंट्स बनेंगे। नंबर 1 पे किडनी डिसऑर्डर जो है ये है हमारे पास किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। और नंबर 2 पे किडनी फेलियर। किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर, ये 2 हमारे पास किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर 2 डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और 1 बाय 1 हम
किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे और किडनी फेलियर को हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ जो है हम इनके कॉजेज़, सिम्टम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा और क्या इनका कोई ट्रीटमेंट भी है, क्या हम इसका कोई तरीका इलाज भी है, तो उसको भी हम साथ ही साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, हम फर्स्टली डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी स्टोन्स को। जी, किडनी डिसऑर्डर्स में फर्स्ट हमारे पास पार्ट है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स या किडनी स्टोन एक डिसऑर्डर है। पहले नंबर पे तो हम देखते हैं किडनी स्टोन जो है ये किस तरह से, ये असल में है क्या चीज़, हम किडनी स्टोन किसको नाम देते हैं। जैसे किडनी स्टोन नाम से ज़ाहिर है कि जी ये कोई स्टोनी मटेरियल है, डेफिनेटली ये एक स्टोनी मटेरियल बन जाता है, ख़ास तौर पर किडनी जो है उसके सेंट्रल पार्ट में, मेडुलरी पार्ट में। हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने दो मेजर पार्ट्स पढ़े। एक को हमने नाम दिया रीनल मेडुला और दूसरे को हमने नाम दिया रीनल कॉर्टेक्स। लेट्स से ये किडनी है। तो किडनी के दो पार्ट्स जो हैं, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं किडनी का, तो इसको हमने दो मेजर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। दो इसके मेजर पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने से। इस रीजन को हमने बोला रीनल कॉर्टेक्स और नीचे वाले रीजन को हमने बोला रीनल मेडुला। ये है हमारे पास रीनल मेडुला और ये है हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जो है डार्क रेड कलर रीजन हमने कहा। रीनल मेडुला जो है असल में यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। इस वजह से ये रीजन जो है मेडुलरी रीजन जो है, इस रीजन में जो है ज़्यादातर स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये इसके कई एक रीज़न्स हो सकती हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो वाटर जो है उसकी कंजम्पशन को कम करना, लेस इनटेक ऑफ वाटर जो है वो सबसे बड़ी रीज़न कंसिडर की जाएगी किडनी स्टोन्स के हवाले से। किडनी स्टोन्स जो हैं इनके हम पहले नंबर पे तो हम इसकी कॉजेज़ की तरफ जाएंगे कि किडनी स्टोन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स जो हैं इनकी सिम्टम्स क्या हैं, किडनी स्टोन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनकी ऑकरेंस क्या है, कहाँ पे ये जो है किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से जो है वो फर्दर आगे मूव करते हैं। किडनी स्टोन्स जो हैं पहले नंबर पे तो हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें किडनी स्टोन्स जो हैं इस रीजन में यानी कि किडनी में प्रोड्यूस होंगे, किडनी में ही प्रोड्यूस होंगे। ये लेट्स से रीनल पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स जो हैं इनमें प्रोड्यूस होंगे। असल में स्टोन जो है वो ऐसा नहीं कि किडनी के अंदर जो है वो एक कंप्लीट स्टोन जो है वो एंटर हो जाता है। असल में ये होता है कि आयंस जो हैं वो वाटर कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आयंस जो हैं वो प्लॉक बनाना शुरू कर देते हैं, एक जगह पे जमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लॉक जनरेट होते हैं और अल्टीमेटली जो है ये थिक और थिक होता जाता है, जिसको हम बाद में किडनी स्टोन का नाम देते हैं। किडनी स्टोन जो है इसका डिफरेंट डायमीटर्स के हो सकते हैं, छोटे से छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो किडनी स्टोन जो है डेफिनेटली प्रोड्यूस इसी रीजन में होते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे किडनी स्टोन जो हैं ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स यूरिटर। बाज़ दफ़ा ये यूरिटर में जो है वो किडनी स्टोन्स पहुंच जाते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो किडनी स्टोन जो है वो यूरिटर से भी ऑनवर्ड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा किडनी स्टोन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को भी डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी स्टोन जो है, किडनी स्टोन वो यूरिटर में भी हो सकते हैं, इसी तरह से बाज़ दफ़ा मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। सो इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पर्सनस में। इसके बाद आते हैं हम इसकी कॉजेज़ की तरफ। किडनी स्टोन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हैं किडनी स्टोन की। उसके बाद हम चलेंगे सिम्टम्स की तरफ। कॉजेज़ में मेन कॉज जो है
वो एज है। एक फैक्टर एज है, दूसरा फैक्टर है हमारे पास डाइट। एज और डाइट। एज क्यों? एज जो है ये क्यों? असल में आप अगर एक किसी डक्ट की, किसी ट्यूब की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो वाटर पाइप वगैरह यूज़ किए जाते हैं घरों में, तो आप देखें वाटर पाइप जो है उसको हम कोई 2 से 3 साल के लिए इस्तेमाल करें, 2 से 3 माह के लिए अगर इस्तेमाल करें, और वाटर जो है अगर उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स वगैरह हों, प्योर वाटर ना हो, तो फिर उसमें बाज़ दफ़ा जो है एलगी वगैरह, फंजाई वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर एक नॉर्मल डक्ट की बात करें, एक नॉर्मल डक्ट की बात करें, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो प्लॉक्स वगैरह जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो किडनीज़, और किडनी के अंदर जो है वो डक्ट्स वगैरह, नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे, उनके अंदर से तो हर लम्हा जो है वो ब्लड और डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो एंटर हो रहे होते हैं, उसमें से मूव कर रहे होते हैं। तो अब एज के साथ साथ अब देखें ना, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि हम 2 से 3 माह या 2 से 3 साल तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं ये वाटर पाइप्स वगैरह को, तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और इवन जो है वो गल सड़ जाते हैं। तो अगर एक शख्स की एज 50 प्लस है तो डेफिनेटली उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये डक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। असल में जैसे वाटर पाइप की एज जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें से कैसा मटेरियल जो है वो गुज़र रहा है, उसी तरह से इन डक्ट्स में से कितना हार्मफुल मटेरियल जो है वो पास हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली अगर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रखी जाएगी, होल लाइफ अगर वाटर जो है उसकी जो इनटेक है उसको डेली बेसिस पे जो है वो मेंटेन रखा जाता है, तो डेफिनेटली किडनी स्टोन्स की प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज़ होगी। इसलिए एज के साथ साथ क्लॉक्स के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई अमंग फैक्टर्स एज इज़ वन ऑफ फैक्टर। इसी तरह से अगर हम डाइट की बात करें तो कौन सी डाइट जो है, ये डाइट पे भी डिपेंड करता है। एज के साथ साथ जो है डाइट भी जो है वो एक फैक्टर है जो कि किडनी स्टोन्स के बनने का चांस बन सकते हैं। डाइट में ख़ास तौर पर कौन सी डाइट, ख़ास तौर पर विटामिन सी और डी का इनटेक। अगर विटामिन सी और डी जो है दोनों ज़्यादा इनकी मिकदार होगी तो फिर जो है वो किडनी स्टोन्स के बनने की चांसेस ज़्यादा होंगे। असल में सिर्फ विटामिन सी और डी जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने से किडनी स्टोन नहीं, असल में वाटर कम हो और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन सी जो है उसको जितना भी इनटेक करेंगे, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जितने मर्जी हम यूज़ कर लें उनका कोई डिफेक्ट नहीं है, उनका कोई कहने के नुकसान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाटर को ज़्यादा यूज़ करना है ताकि जितनी उनकी अमाउंट चाहिए हमारी बॉडी में उतनी बॉडी में रहे, बाकी जो है एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इसलिए डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी का ज़्यादा होना जो है ये भी किडनी स्टोन्स के बनने का वजह बन सकते हैं। तो ख़ास तौर पर डाइट में अगर ली जाए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर ली जाएं और जो कि रिच होती हैं इन विटामिन डी, विटामिन सी, तो इनकी वजह से जो है वो हो सकता है। इसी तरह से किडनी स्टोन जो है इसकी कई और रीज़न्स भी हो सकती हैं, जैसे कि रिकरेंट किडनी इन्फेक्शंस हैं, इसी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन है। इनमें एक रीज़न जो है वो इन्फेक्शन भी है, रिकरेंट या रिकरिंग किडनी इन्फेक्शंस। इसी तरह से फिर अल्कोहल कंजम्पशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है। अगर अल्कोहल की कंजम्पशन की जाए तो ये भी एक बड़ी वजह है किडनी स्टोन्स की प्रोडक्शन की। और एट द एंड जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है उसको मैं सबसे एंड पे डिस्कस कर रहा हूँ, लेस इनटेक ऑफ वाटर।
लेस इनटेक ऑफ वाटर। मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूँ, इसकी रीज़न मैं आगे बताता हूँ आपको कि मैंने इसको क्यों इनसर्कल किया है। तो ये 5 हमने यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं, कॉजेज़ पढ़ी हैं जो कि किडनी स्टोन्स के बनने का बायस बनती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्या किडनी स्टोन जो है इसका कोई ट्रीटमेंट भी है। जी, हम किडनी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने लंग डिसऑर्डर्स की बात की उसी तरह से हम किडनी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे भी किडनी ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। उससे पहले किडनी ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स की, सिम्टम्स की बात करेंगे। जी, कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा जी कि किसी शख्स में किडनी स्टोन है। तो किसी हद तक जो है वो हमें इन सिम्टम्स को याद रखने से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसमें किडनी स्टोन है। उन सिम्टम्स में नंबर 1 पे सीवियर पेन है इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन। इसी तरह से हम सिम्टम्स को जो है वो लिस्ट करते जाते हैं। सीवियर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वोमिटिंग जो है, नॉजिक कंडीशन एंड वोमिटिंग, ये भी एक सिम्टम है इसकी। इसी तरह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फाउल स्मेलिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास, यानी कि बार बार यूरिन का आना और कह लें कि रुक रुक के आना। इसी तरह से वोमिटिंग है, सीवियर पेन है लोअर एब्डोमिनल। एब्डोमिनल रीजन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये हमारा जो चेस्ट रीजन से नीचे वाला रीजन है, हम इसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। तो एब्डोमिनल रीजन यानी कि लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन जो है, इसी तरह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और फिर फाउल स्मेलिंग यानी कि यूरिन में से स्मेल का आना, ये मेन सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स की। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, किडनी स्टोन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम 3 तरह के जो मेन मेथड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो है हमारे पास वाटर। वाटर जो है इसका इस्तेमाल जो है, प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग जो है, ये ट्रीटमेंट का कह लें कि सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम चीज़ है कि जो किडनी स्टोन का जो डिसऑर्डर है इसको रिमूव करने के लिए, किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए वाटर जो है, जो पेशेंट है उसको मैक्सिमम वाटर जो है उसकी कंजम्पशन, उसकी इनटेक की हिदायत की जाए। तो वाटर जो है अप टू 90% किडनी स्टोन जो है रिमूव हो जाते हैं बाय प्लेंटी वाटर। सो वी कैन से ड्रिंकिंग plenty of water can remove 90% up to 90% kidney stones। तो अप टू 90% किडनी स्टोन जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं जस्ट बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर। सो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कैन रिमूव 90% किडनी स्टोन्स। सो इसमें आप देख रहे हैं कि किसी किस्म के कोई मेडिसिन, किसी ड्रग की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट मैक्सिमम वाटर जो है उसकी कंजम्पशन की जाए, मैक्सिमम वाटर जो है उसको इनटेक किया जाए, तो अप टू 90% किडनी स्टोन जो हैं ये रिमूव हो सकते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद ये एक कह लें कि सबसे सिंपल और सबसे आप देखें 90% तक चांसेस होते हैं किडनी स्टोन के रिमूव होने के।
तो सबसे आप कह सकते हैं अहम तरीका इलाज ये है। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है हम इसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ये दूसरा तरीका इलाज है, सर्जिकल मेथड। यानी कि अगर किडनी स्टोन जो है वाटर से रिमूव नहीं हुआ तो फिर सेकंड जो है वो तरीका इलाज अपनाया जाएगा, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, ये जिसको आमतौर पे हम ऑपरेशन बोलते हैं, किडनी स्टोन का ऑपरेशन। तो किडनी स्टोन जो है वो बाय ऑपरेशन भी जो है उसको रिमूव किया जाता है, जराहत से भी उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये सेकंड मेथड है। इसकी निस्बत वाटर जो है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर जो है, ये ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा जो है वो आसान और ज़्यादा मौसर भी है एज़ कम्पेयर टू सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में ऑल दो जो कह लें कि बिगड़े हुए केसेस हैं उनको सर्जिकल मेथड से हैंडल किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड में एब्डोमिनल रीजन जो है उसका पार्ट जहाँ पे किडनीज मौजूद हैं उनको वहाँ से जो है वो कट लगा के ऑपरेशन के मेथड से उसी तरह से तो किडनी को जो है वो पिक किया जाता है, सॉरी किडनी स्टोन को जो है वो पिक किया जाता है किडनी में से। तो इस तरह से जो है वो ये है सर्जिकल मेथड। लेकिन सर्जिकल मेथड जो है इसको अक्सर लोग जो है वो मुनासिब नहीं समझते, उससे बेहतर जो है वो वाटर का तरीक़ाकार ही है। तो सर्जिकल मेथड में जो है वो बॉडी को कट लगा के, वही सर्जिकल मेथड नाम से ज़ाहिर है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या है कि बॉडी का कट लगाया जाता है एब्डोमिनल रीजन में और फिर किडनी जो है, किडनी से किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। थर्ड मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड हमारे पास है जी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी सर्जिकल मेथड के बाद हमारे पास है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या चीज़ है? लिथोट्रिप्सी तरीका इलाज है जिसमें क्या किया जाता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो होती हैं, रेडिएशंस जो हैं, इनको बम्बार्ड करवाया जाता है। सो आप ये कह सकते हैं लिथोट्रिप्सी मेथड ऑफ किडनी स्टोन रिमूवल इन विच नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर bombarded on kidney stones। ये कई तरह का हो सकता है लिथोट्रिप्सी का मेथड जो है, मतलब लिथोट्रिप्सी जो है ये फर्दर इसमें कई तरह के लिथोट्रिप्सी परफॉर्म की जाती। तो लिथोट्रिप्सी क्या है असल में? मेथड है इन विच नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर बम्बार्डेड ऑन किडनी स्टोन्स, और इसके नतीजे में ये जो किडनी स्टोन्स हैं, नतीजे में किडनी स्टोन जो हैं ये सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर सैंड में ये जो ज़र्रे हैं फिर थ्रू यूरिन जो है आउटसाइड द बॉडी स्क्रीट कर दिए जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिथोट्रिप्सी जो है ये मेथड है इन विच नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर बम्बार्डेड ऑन किडनी स्टोन्स, जिसके ज़रिए से किडनी स्टोन जो हैं उनको छोटे छोटे से पीसीज में यानी कि सैंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन शॉक वेव्स से, जिसके नतीजे में ये सैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से स्क्रीट आउट कर दी जाती है। अब जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है ये असल में है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी जो है वो आउटसाइड द बॉडी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के बाद उनको बम्बार्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी शख्स में लेट्स से ये किडनी रीजन है, तो इसके ऊपर बम्बार्ड किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। लेट्स से ये मैंने शो किया है। तो ये किसी शख्स के एब्डोमिनल रीजन में, ये सारा एब्डोमिनल रीजन है, किसी शख्स के एब्डोमिनल रीजन में ये किडनी रीजन, और किडनी रीजन में ये स्टोन मौजूद हैं। तो स्टोन पर जो है ये वेव्स जनरेट करके इनको बम्बार्ड किया जाता है, जिसकी मदद से ये स्टोन जो है ये ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में ब्रेक डाउन से सैंड, और सैंड फिर जो है वो विद यूरिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीट आउट कर दी जाती है। सो ये था हमारे पास लिथोट्रिप्सी।
अभी तक आपने ये देखा कि हमने किडनी डिसऑर्डर्स में अभी एक डिसऑर्डर को डिस्कस किया है, दैट इज़ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स जो हैं इनके बारे में हमने देखा कि किडनी स्टोन जो हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद कॉजेज़ की हमने बात की, उसके बाद हमने सिम्टम्स की बात की, और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट में हमने 3 तरह के ट्रीटमेंट जो हैं वो डिस्कस किए, विद वाटर, सर्जिकल मेथड एंड देन लिथोट्रिप्सी। अब आते हैं हम उस बात की तरफ, मैंने कहा था कि मैंने इसको क्यों एनसर्कल किया है। आपने ये देखा कि कॉजेज़ जो हैं, अगर कॉजेज़ की समझ आ जाए तो फिर उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है। इन कॉजेज़ में एजिंग को तो नहीं रोका जा सकता, डाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, इसी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फेक्शन जो हैं, इन्फेक्शंस इनको भी किसी हद तक जो है इनका इलाज किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर जो है उसकी कंजम्पशन को तो बढ़ाया जा सकता है ना। लेस इनटेक ऑफ वाटर जो है ये कॉज है, और प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये एक इलाज है। इधर देखें, ये जो है ये कॉज है और ये एक इलाज है। यानी कि पानी का कम पीना एक वजह बन जाता है किडनी स्टोन की प्रोडक्शन का, और पानी का ज़्यादा पीना जो है उसका इलाज बन जाता है। अब आ जाते हैं किडनी स्टोन जो हैं, ये इनकी टाइप्स क्या हैं, मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। किडनी स्टोन जो हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट, इसी तरह से अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट। तो कई तरह के किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, और इनमें से याद रखना ख़ास तौर पर कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो किडनी स्टोन्स बनते हैं ये अप टू 70% है। फिर इसी तरह से यूरिया भी एक रीज़न है, यूरिया क्रिस्टल्स का जमा होना भी एक रीज़न है। लेकिन यूरिया क्रिस्टल्स जो हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल जो हैं, इसके जमा होने से जो किडनी स्टोन्स होते हैं ये 15% है। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से होते हैं। जी, ये हमारा एक डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुआ। हम दूसरे डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ किडनी फेलियर। जी बेटा, तो आज हमने आज के लेक्चर नंबर 12 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ए पार्ट में हमने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, बी पार्ट में हमने किडनी डिसऑर्डर्स की बात की, और किडनी डिसऑर्डर में अभी तक हमने किडनी स्टोन्स को बेटा डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे किडनी फेलियर्स को, लेकिन किडनी फेलियर को डिस्कस करने के लिए आज के लेक्चर का टाइम जो है वो कम है, इसलिए हम किडनी फेलियर जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, लेक्चर नंबर 13 में। और किडनी फेलियर में भी डेफिनेटली उसी तरह से हम इसके पहले देखेंगे किडनी फेलियर की रीज़न्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम सिम्टम्स देखेंगे, और उसके बाद हम इसका तरीका इलाज देखेंगे, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक लेंथी टॉपिक बनेगा, दैट्स वाई इसको इस लेक्चर में ये फ्यू मिनट्स में जो है वो कवर नहीं किया जा सकता। बहरहाल फिर से मैं बात आता हूँ, किडनी स्टोन्स को बेटा रिमूव करना है तो आप जो है वो अपनी आदत बना लें कि डेली बेसिस पे जो है वो आपने मैक्सिमम वाटर जो है वो यूज़ करना है। वाटर जो है उसको आप 10 to 12 इन समर और 8 to 10 ग्लास जो हैं इन विंटर जो है इसको आप अपनी आदत बना लें। जितना ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा जो हैं वो चांसेस कम हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे किडनी स्टोन प्रोडक्शन के। सो आज के लिए मैं बस यही नसीहत करूँगा कि वाटर जो है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत कम पानी है। तो पानी जो है उसको इनटेक ज़रूर करें, ड्रिंकिंग वाटर को, लेकिन पानी को ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।